हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनू। वेलकम टू ग्लोबल एमसीक्यू 2.0। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए और स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। देखिए, ये न्यूमेरिकल है और बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है दोस्तों। ये गोली बंदूक से रिलेटेड है। सवाल नंबर 1 कुछ इस प्रकार है कि एक बंदूक का द्रव्यमान, दोस्तों एक बंदूक है जिसका द्रव्यमान दे रखा है, वजन कितना है, 20 केजी का एक बंदूक है। यानी हम कहेंगे कि मास ऑफ गन इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 केजी। दूसरा, जिसे प्रति सेकंड 4 गोली छोड़ी जाती है, यानी कि 1 सेकंड में 4 गोली। लेकिन हमको सॉल्यूशन करना है, इसलिए हम देखेंगे कि एक गोली कितना सेकंड में दागी जा रही है, छोड़ी जा रही है दोस्तों। तो यहां पर लिखेंगे कि एक गोली जो दागी जाती है दोस्तों, वो 1/4 सेकंड में, 1/4 सेकंड में। आगे समझिए, कहते हैं कि गोली का द्रव्यमान 35 ग्राम है। दोस्तों बंदूक का द्रव्यमान केजी में और गोली का द्रव्यमान ग्राम में, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों। सबका यूनिट जो है मात्रक समान होना चाहिए दोस्तों। इसे आप कर लीजिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, केजी में आ जाएगा। यानी कि 35/1000 केजी। ये किसका वजन होगा, ये बुलेट का वजन है दोस्तों। कहता है कि तथा इसका वेग 400 मीटर पर सेकेंड है, तो बंदूक को अपनी स्थिति में बनाए रखने हेतु कितना बल लगाना होगा। देखिए, जब इस तरह का सवाल आए ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आपको निकालना है कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत। जब इस तरह का सवाल आए ना, तो आप याद कीजिएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत यह कहता है कि जो बंदूक का संवेग संरक्षण होगा और गोली के संवेग संरक्षण के बराबर होता है। यानी कि गोली का मोमेंटम और बंदूक का मोमेंटम को बराबर कर दीजिए। आप ये फाइंड आउट कर लीजिएगा कि गोली जिस स्पीड से आगे गया है, बंदूक को पीछे कितना स्पीड से धक्का दिया है। टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब हम बल लगाते हैं तो वो भी हम पर बल लगाता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां संवेग संरक्षण कार्य करता है। तो यहां पर लिखेंगे कि बंदूक का संवेग बराबर गोली का संवेग। अब दोस्तों यहां से हम निकाल लेंगे कि मास ऑफ ये स्पीड ऑफ गन, यानी कि स्पीड ऑफ गन निकलेगा कि जो गोली आगे गया है 400 मीटर पर सेकंड से, यानी कि 1 सेकंड में 400 मीटर चल गया गोली, तो आखिर 1 सेकंड में बंदूक कितना दूरी गया, ये फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ इतना बराबर, यानी बंदूक का संवेग बराबर होता है mv, और यानी कि मास ऑफ गन इंटू स्पीड ऑफ गन इक्वल टू होगा मास ऑफ बुलेट इंटू स्पीड ऑफ बुलेट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ मास ऑफ गन कितना है, 20 केजी। मास ऑफ गन कितना है, 20 केजी। स्पीड ऑफ गन पता नहीं है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे यही रहने देंगे, इक्वल टू कहता है कि मास ऑफ बुलेट यानी कि बुलेट का वजन, गोली का वजन कितना था, 35/1000 केजी इंटू स्पीड ऑफ बुलेट, यानी कि गोली का जो स्पीड था दोस्तों वो 400 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 400 लिख देंगे, कितना होगा, 400 लिख देंगे दोस्तों। अब देखिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होगा। अब देखिए, 2 से 5 बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और ये 2 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, इस 5 से इस 35 को काट देंगे 7 बार में, 7 दूना 14, ये 2 से इसे भी काट लीजिए दोस्तों 10 बार में। अब आप कहेंगे कि स्पीड ऑफ गन इज इक्वल टू हो जाएगा 7/10। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, काटने में आसानी होगा। 7/10 मीटर पर सेकंड दोस्तों, मीटर पर सेकंड। कहेंगे कि जो गोली निकला है बंदूक से, जो दागी गई है, एक गोली 1/4 सेकंड में जो गोली दागी गई दोस्तों, तो वो जो गोली है ना, ये इतना सेकंड में दागी गई, लेकिन वो बंदूक जो हमको झटका देता है वो कितना स्पीड से पीछे आता है हमारी ओर, तो वो जो है कि 7/10 मीटर पर सेकंड, अर्थात 0.7 मीटर पर सेकंड से बंदूक पीछे की ओर आती है दोस्तों। चलिए आगे सवाल इसी में कहता है, तो बंदूक को अपनी स्थिति में बनाए रखने हेतु, यानी कि बंदूक को बैलेंस बनाए रखने हेतु जो है कि कितना बल लगाना होगा कि बंदूक जो है ना कि एकदम स्थिति में रहे। यहां पे बंदूक हम लिए ना, ट्रिगर हम टाने हुए ना, तो हम यहीं पर ही रहना चाहिए। यानी कि गोली अगर आगे जाए ना, तो बंदूक को हम पीछे नहीं होने देंगे, इसीलिए हम पीछे से एक बल लगाएंगे, और वो बल कितना लगाएंगे कि वो बंदूक पीछे की ओर झटका ना देगी दोस्तों। आइए हम बल लगा करके देख लेते हैं दोस्तों। लगा दीजिए बल। तो बल बराबर होता है दोस्तों F बराबर ma। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तो a है नहीं, यहां पर वेलोसिटी है, यहां पर टाइम है। तो हम जानते हैं दोस्तों, a अर्थात एक्सेलरेशन बराबर होता है, यानी कि त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर। दर का मतलब समय। जो वेग में, वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है दोस्तों, वो समय के साथ क्या क्या चेंजिंग हो रहा है उसको त्वरण कहा जाता है, या अर्थात कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं दोस्तों। आ जाइए, F बराबर ma पर बढ़ते हैं। यहां पे जगह नहीं है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट इसका एक ले लीजिए। बढ़ते हैं आगे, मिटा दो इसको, चलिए मिटा देते हैं। आइए, ये याद रखिएगा कि स्पीड ऑफ गन कितना आया है, 0.7 अर्थात 7/10 मीटर पर सेकंड। आ जाइए, अब हम F बराबर ma इधर लगा लेते हैं दोस्तों। आइए ध्यान दीजिए, F बराबर ma इधर लगा देते हैं। आइए,
देखिए एफ बराबर क्या देखे हमने, एम ए, एफ बराबर एम ए दोस्तों। अब देखिए एम तो एम ही रहेगा, यानी कि मास ऑफ गन इनटू, अब एक्सेलरेशन क्या होता है दोस्तों कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज का मतलब होता है कि फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखिए मास ऑफ गन कितना है दोस्तों, 20 kg है। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी इधर हम अलग से निकाल देते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए कि गन का जो स्पीड था, गन का जो फाइनल स्पीड आया दोस्तों वो 0.7 आया, यानी कि 7/10 आया। अब माइनस करेंगे दोस्तों 0, तो ये कितना रह जाएगा, 0 ही रह जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ये 0 है, माइनस करेंगे तो 7.0, तो ये लिख दिए 0.7 इनटू। अब दोस्तों चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम निकालने के लिए क्या करना होगा कि हम एक गोली 1/4 सेकंड में दागे, और जब हम गोली छोड़े ही नहीं तो क्या समय बीता है दोस्तों, नहीं बीता है। तो इसे हम लिखेंगे कि 1/4 सेकंड माइनस 0 हो जाएगा दोस्तों चेंज इन टाइम, और यहां पर हम रख देंगे 1/4, तो ये 4 हो जाएगा दोस्तों जब आप चेंज करेंगे तो। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 20 × 4 × 0.7, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। यहां पर आप हटा दीजिए 0, ये 10 हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए दोस्तों 7 चौका 28, 28 दूना का 56 न्यूटन आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप ये समझ गए होंगे। ऑप्शन लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों इसी तरह का सवाल हम अगले क्लास में लॉन्च करेंगे, और वो सवाल कुछ इस तरह से होगा, हम बता दे रहे हैं आपको। सवाल होगा कि एक बंदूक से गोली दागी जाती है, जो है कि 1 सेकंड में 5 गोली दागी जाती है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, 1 सेकंड में 5 गोली दागी जाती है, या एक गोली 1/5 सेकंड में दागी जाती है, और जो है कि बंदूक का वजन जो है कि 5 ग्राम है, और गोली का वजन जो है कि 10 kg है, गोली का वजन जो है कि 1 ग्राम है। तो बताना होगा दोस्तों कि जो बंदूक है वो कितना स्पीड से पीछे की ओर झटका देगा, इसके बारे में इस तरह का सवाल होगा। आ जाइए 2 नंबर सवाल पर, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। आ जाइए 2 नंबर दोस्तों, ध्यान दीजिए टेक्निकल इशू की वजह से दोस्तों क्लास लेट से हो रही है। आ जाइए 2 नंबर, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों जो नीचे दिया गया है उसमें से बताना है आपको कि कौन सा कथन सत्य है, सही है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि भूपरपट्टी अर्थात पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर प्राकृतिक रूप से, यानी कि नेचुरली प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, बिल्कुल। ये तो आप भी जानते होंगे कि भूपरपट्टी के अंदर नेचुरली रूप से, यानी कि पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं। सत्य है दोस्तों। 2 नंबर कहता है कि खनिज जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, खनिज जो होते हैं जिनसे लाभप्रद ढंग से, मतलब वैसा खनिज जिससे हम लाभ कमाते हैं दोस्तों, और उस धातुओं का निष्कर्षण अयस्क कहलाते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि खनिज जिनसे लाभप्रद ढंग से धातुओं का निष्कर्षण करते हैं अयस्क कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल रट जाइए दोस्तों। 3 नंबर कि खनिजों में बालू एवं चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धि विद्यमान होती है उसे गैंग कहते हैं। रट जाइए, ये गैंग वाला जो है ना दोस्तों महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप यहां पर स्टार लगाएंगे, स्टार लगाएंगे दोस्तों। स्टार जिसमें लगा दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि खनिजों में बालू एवं चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धि विद्यमान होती है, शामिल होती है दोस्तों, उसे गैंग कहते हैं। गैंग, रट जाइए कि खनिज में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, खनिज में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं। आ जाइए डी नंबर कहता है कि सभी कथन सत्य है। बिल्कुल दोस्तों सभी कथन सत्य है, यानी कि ए बी सी तीनों सत्य है। आ जाइए 3 नंबर सवाल। 3 नंबर दोस्तों देखिए जिसमें स्टार लगाएंगे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए स्टार लगा देंगे। आ जाइए 3 नंबर, टेरिडोफाइटा। दोस्तों टेरिडोफाइटा के संदर्भ में कौन सा एक सही है, अब बताना है कि इसमें कौन सही है। अब बताइए दोस्तों, पहले जो सवाल हुआ करते थे कि बताइए कि इनमें से कौन गलत है, हम जो लॉन्च करते थे वो गलत पूछा जाता था तो हम गलत को छाट देते थे, सही निकल जाता था। लेकिन यहां पूछा है कि सही, तो गलत को छाट लेते हैं। देखिए टेरिडोफाइटा दोस्तों, टेरिडोफाइटा जो है ये प्लांट किंगडम का हिस्सा है, ये प्लांट किंगडम का हिस्सा है, पादप जगत का हिस्सा है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लांट किंगडम को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में बांटा दोस्तों, 3 कैटेगरी में। पहला थैलेमस, प्लांट किंगडम को कितने हिस्से में बांटा, 3 कैटेगरी में। एक है दोस्तों टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। पूछता है सवाल कि प्लांट किंगडम अर्थात पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो टेरिडोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। टेरिडोफाइटा को रट जाइए कि टेरिडोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। दोस्तों पादप वर्ग नहीं दोस्तों, पादप जगत होता है, प्लांट किंगडम होता है। तो याद रखेंगे कि टेरिडोफाइटा को प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बी नंबर कहता है कि इनका शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभाजित नहीं रहता है। दोस्तों इसमें जड़, तना, पत्ती होता ही नहीं है, तो विभाजन से मतलब क्या है इसमें, आप बताइए विभाजन से मतलब होगा, नहीं होगा दोस्तों। सी नंबर कहते हैं इनका शरीर जड़, तना एवं
संपत्तियों से में विभाजित रहता है, ये भी वही कथन है। उसमें कह रहा है कि नहीं रहता, इसमें कह रहा है रहता है। दोस्तों जब होता ही नहीं तो रहेगा कैसे और नहीं रहेगा कैसे, तो कहेंगे ये भी कथन गलत है। अर्थात 3 नंबर का जो सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। बहुत से लोग देखते हैं ना कि सवाल टेरिडोफाइटा से, ये तो हम जानते हैं कि टेरिडोफाइटा जो है ये पादप जगत का उभयचर होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, मार देते हैं सटीक से। क्यों दोस्तों? बहुत ही थोड़ा सा का इसमें डिफरेंस है, इन्हें पादप वर्ग का उभयचर नहीं, इन्हें पादप जगत का उभयचर, यानी कि जगत और वर्ग में डिफरेंस देखिए कितना है कि नहीं दोस्तों? इसीलिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आ जाइए 4 नंबर। कहता है कि एक द्विधनात्मक आयन, दोस्तों एक द्विधनात्मक आयन है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,14 है तथा परमाणु भार 56 है। परमाणु भार कितना है दोस्तों? 56 है। इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो अब ध्यान दीजिए कि द्विधनात्मक आयन है, द्विधनात्मक आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे दिया है। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम लोग प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं और प्रोटॉन को जेड से डिनोट किया जाता है। दोस्तों आप इसे ऐड कर दीजिए, 2,8,14 को ऐड करेंगे, प्रोटॉन की संख्या पता हो जाएगा दोस्तों 24 होगा। कितना होगा? 24। और जबकि हमको ए का वैल्यू पता है, यानी परमाणु भार को ए से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू 56, न्यूट्रॉन बराबर न्यूट्रॉन निकालने के लिए a माइनस जेड करते हैं दोस्तों, a का वैल्यू 56 और दोस्तों z का वैल्यू 24 है, इसको माइनस कर दीजिएगा 32 आ जाएगा। सटीक आंसर आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो रट जाइए, इसमें रटने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? परमाणु भार को a से, परमाणु भार को a से, लेकिन दोस्तों प्रोटॉन जो है इसको z से लिखते हैं, न्यूट्रॉन निकालना है, a माइनस जेड कर दिए, न्यूट्रॉन का वैल्यू आ गया। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर सवाल। 5 नंबर दोस्तों कल के क्लास में टेक्निकल इशू की वजह से जो कि साउंड प्रॉब्लम हुई थी, आज ऐसा नहीं होगा। आ जाइए दोस्तों 5 नंबर सवाल। 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों कथन वाला जो सवाल आए ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें कई सवाल को हम ऐड करके न्यू क्वेश्चन को लॉन्च करते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण g वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। नहीं दोस्तों, 100 ग्राम का वस्तु हो या 100 kg का वस्तु हो, सब पर क्या लगेगा दोस्तों? गुरुत्वीय त्वरण लगेगा ही लगेगा। तो कहता है कि किसी स्थान पर, आप किसी भी स्थान पर रहिए, गुरुत्वीय त्वरण वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। 100 ग्राम होगा तो भी उतना ही लगेगा 9.8, और 100 केजी होगा तो भी गुरुत्वीय त्वरण का मान उस पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा दोस्तों। तो आई होप आप इसे समझ गए। आइए 2 नंबर स्टेटमेंट, गुरुत्वीय बल। दोस्तों गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल F बराबर होता है दोस्तों G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल g होगा दोस्तों, स्मॉल g। तो गुरुत्वीय बल F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। सवाल बोला, स्टेटमेंट कहता है कि गुरुत्वीय बल जिस वस्तु पर लगता है ना उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। बिल्कुल दोस्तों, गुरुत्वीय बल जो होता है वो द्रव्यमान के समानुपाती होता है। कहता है कि द्रव्यमान बढ़ेगा ना बढ़ जाएंगे, द्रव्यमान घटेगा ना घट जाएंगे। तो कहता है कि गुरुत्वीय बल जिस वस्तु पर लगता है ना उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। कहेंगे कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सत्य है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि 1 तथा 2 दोनों, 1 तथा 2 दोनों। आ जाइए 6 नंबर सवाल दोस्तों, 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। अब बताइए दोस्तों, अगर हम सही वाले को निकाल ले तो नहीं वाला पता चल जाएगा। अर्थात यहां हम कहेंगे कि गलत कौन सा है, गलत कौन सा है। आइए स्टेटमेंट 1 कहता है कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कि आवर्त सारणी के एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। पहला कथन सत्य है दोस्तों, पहला कथन सत्य है। अब आप समझिए कि इसको जो है वर्ग कहा जाता है, इसे वर्ग कहते हैं दोस्तों, और इसे जो है कि आवर्त कहते हैं। तो आवर्त सारणी के एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बिल्कुल सत्य। 2 नंबर कहता है कि एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल कि एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है, समान होती है। तो एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। आवर्त सारणी के एक वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। और एक चीज और याद रख लीजिए कि वर्ग में जब आप आएंगे तो वर्ग में देखेंगे दोस्तों, उसमें संयोजकता समान होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है, और रासायनिक गुण भी समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों का रासायनिक गुण एक समान होते हैं। बिल्कुल सत्य है दोस्तों, लेकिन एक वर्ग में स्थित सभी तत्वों के भौतिक गुण ये विद्यमान नहीं होते हैं। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली वाला डी।
आई होप आप इसे समझ गए होंगे। तो आप इसे रट जाइए कि वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन एक वर्ग में देखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, संयोजकता समान होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण समान नहीं होते। भौतिक गुण समान होते हैं नहीं। आ जाइए 7 नंबर दोस्तों, 7 नंबर सवाल ध्यान दीजिए, 7 पर बढ़ते हैं। आ जाइए गूगल प्ले स्टोर। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा, लेकिन आंसर नहीं बता पाएंगे कि गूगल प्ले स्टोर में कई ऐप आपको दिखने में बहुत उपयोगी लगते हैं। जब आप गूगल प्ले स्टोर खोलेंगे देखेंगे अरे ये ऐप ये तो हमारे काम का है, डाउनलोड करते हैं, लेकिन वो दोस्तों आपके समझ से बाहर होता है और आप जो है कि उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, यानी वो बेकार चला जाता है। आपका एमबी भी ले लिया दोस्तों डाउनलोड करने में और वो बेकार भी चला गया, आपका कोई काम का नहीं है। और इस तरह के ऐप को दोस्तों ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। रट जाइए दोस्तों, रट जाइए कि गूगल प्ले स्टोर में कई ऐप आपको देखने में बहुत उपयोगी लगेंगे, लेकिन डाउनलोड करने के बाद वो बेकार साबित हो जाता है। अर्थात हम कहेंगे कि इस ऐप को, इस तरह के ऐप को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है, ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। आप कहेंगे कि बी नंबर में है एडवेयर। दोस्तों एडवेयर जो है इसके लिए हम सब क्वेश्चन को लॉन्च करेंगे। स्पैमिंग है इसके लिए लॉन्च करेंगे, कीलॉगर है इसके लिए लॉन्च करेंगे, और एक समय ऐसा आएगा ना दोस्तों आप चारों ऑप्शन को आप जो है कि कंट्रोल कर लेंगे कि ट्रोजन हॉर्स किसे कहा जाता है, एडवेयर किसे कहा जाता है, कीलॉगर किसे कहा जाता है, स्पैमिंग किसे कहा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आ जाइए 8 नंबर सवाल, 8 नंबर दोस्तों आ जाइए। यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर, अब दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर चालू है, नाभिकीय रिएक्टर क्या है दोस्तों, चालू है। अब नाभिकीय चालू रिएक्टर है और उसमें हम छड़ का इस्तेमाल ना करें, कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा। अब आप बताइए कि मशीन चालू है और हम उसमें गेहूं डाल ही नहीं रहे, क्या आटा निकलेगा? नहीं दोस्तों। उसी तरीके से यह है कि यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर है और इसमें हम जो है कि कंट्रोल जो छड़, जो नाभिकीय रिएक्टर में जो कंट्रोल का काम करते हैं छड़, जो कि कैडमियम या बोरॉन का छड़ होता है, रड होता है दोस्तों, जिसमें डिटवो का इस्तेमाल करते हैं, भारी जल का इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, ये मंदक का कार्य करते हैं ये दोनों। तो इसमें अगर हम छड़ का इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा। मान लिया हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और हमको जो है कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो है कि बॉडी मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए दोस्तों। अब हम उसमें क्या करते हैं, छड़ देंगे ही नहीं, क्या वो मजबूत होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो उसी तरीके से अगर हम इसमें छड़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं दोस्तों, ये श्रृंखला अभिक्रिया से बाहर चली जाती है। अगर मान लिया जाए कि छत की ढलाई हो रही है, उसमें छड़ नहीं दे दोस्तों, छत नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे आएगा दोस्तों? क्योंकि श्रृंखला उसकी भी अभिक्रिया से बाहर आ जाएगी। तो रट जाइए इसको कि चालू नाभिकीय रिएक्टर। दोस्तों जिसको रटने के लिए बोले ना, कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्ट रट जाइए, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो श्रृंखला अभिक्रिया से बाहर चली जाती है। आ जाइए 9 नंबर सवाल, 9 नंबर दोस्तों, 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक विषाणु जनित रोग का समूह है। अब दोस्तों इससे पहले कि आप विषाणु जनित रोग को समझ लीजिए कि कौन कौन से रोग है जो विषाणु जनित रोग है जिससे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे तो बहुत सारे और नेम हैं, लेकिन जिससे सवाल आते हैं उसको समझिए, ध्यान दीजिए। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, हॉटशॉट ट्रिक है, इसे आप लिख लीजिएगा। एक पेपर में लिखेंगे कि एडे, देखिए नाम थोड़ा उटपटांग होगा, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे। दोस्तों ये जो है ये वायरल डिजीज है, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग, वायरस द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों। सबसे नंबर 1 में आता है एड्स, बहुत ही खतरनाक बीमारी है दोस्तों, बच के रहना। तो कहता है कि विषाणु जनित रोग। दोस्तों विषाणु जनित रोग कैसे याद रखेंगे, ट्रिक है कि एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता जो है कि गलसुआ, खसरा, ट्रेकोमा, हिपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पीज, रेबीज। दोस्तों इतना ही सवाल जो है कि इसी से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, कौन सा रोग है जो जीवाणु जनित रोग है, कवक द्वारा होने वाला रोग है, फंगस द्वारा होने वाला रोग है। तो इस तरह का सवाल, शैवाल द्वारा होने वाला रोग है, इस तरह का सवाल आएगा, आपसे नहीं छूटेगा। अभी फिलहाल आपके लिए आपसे कौन सा सवाल नहीं छूटेगा कि वायरस द्वारा होने वाला रोग, आप तुरंत फटाफट से बना लेंगे। ए से एड्स, डे से डेंगू, पो से पोलियो, ई से इन्फ्लुएंजा, चे से चेचक, छो से छोटी माता, ग से गलसुआ, ख से खसरा, ट्रा से ट्रेकोमा, ही से हिपेटाइटिस, म से मेनिंजाइटिस, ह से हर्पीज, रे से रेबीज। दोस्तों तो आइए अब हम ऑप्शन को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सटीक आंसर हो सकता है। एक नंबर कहता है कि रेबीज। दोस्तों रेबीज यहाँ पे है, यानी हम कहेंगे कि ये विषाणु जनित रोग है। इसी में कॉमा में है कि हैजा। दोस्तों हैजा नहीं है, एड्स है, अर्थात हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 कट गया क्योंकि इसमें एक नहीं था। बी नंबर दोस्तों, बी नंबर में चेचक है दोस्तों, पीत जवर। दोस्तों ध्यान दीजिए कि पीत जवर जिसको मियादी बुखार कहा जाता है दोस्तों, छूटता ही नहीं है, एक बार लग गया ना छूटता ही नहीं है। तो ये भी दोस्तों क्या है, एक जीवाणु जनित रोग है। तीसरा
रेबीज दोस्तों, रेबीज जो है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है दोस्तों, यानी हम कहेंगे इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन सी और डी को संतुष्टि के लिए हम चेक कर लेते हैं। सी में कहते हैं कि चेचक होगा दोस्तों, पीत ज्वर होगा, कुकुर खांसी नहीं होगा। खांसी क्या वायरल डिजीज है? एक को खांसी है, वो खांस रहे हैं, आप सुन लेंगे आपको खांसी होगा? नहीं दोस्तों, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। डी नंबर कहते हैं कुकुर खांसी नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। एड्स होगा, कैंसर नहीं होगा। कैंसर जो है दोस्तों, कैंसर के मरीज से आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर उसे कैंसर है, आप उसका जूठा खाना खा सकते हैं, आपको कैंसर नहीं होगा दोस्तों, आपको नहीं होगा। तो इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे कि जीवाणु वायरल द्वारा होने वाला डिजीज जो है दोस्तों, एडे पोइचेछो खटरा हिमहरे, एड्स, डेंगू, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गलचुआ, ट्रेकोमा, खसरा, ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हार्पिज, रेबीज। दोस्तों इस तरीके से आप भी बोलेंगे, 4 से 5 बार इसको बोलिए और 2 से 3 बार जो छोटा सा पेपर निकाल के उस पर लिखिएगा ना, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। फिर सुबह में आपको याद होगा, अच्छा वायरल डिजीज, इसे तो हम खुद ब खुद लिख देंगे, आपको याद हो जाएगा। आ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो लॉन्च करेंगे दोस्तों, उसमें रहेगा जीवाणु जनित रोग यानी कि बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से कौन सा है? तो आप तो छाड़ दीजिएगा क्योंकि वायरल डिजीज आपको पता रहेगा दोस्तों। आ जाइए 10 नंबर सवाल। 10 नंबर दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यह सवाल था दोस्तों। इस तरह के सवाल हिंदी में भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको दे देगा पर्यायवाची शब्द। पहले जो पर्यायवाची पूछे जाते थे दोस्तों, वो एक पर्यायवाची दे देता था और जो है कि पूछ लेता था कि बताइए कि संगम किसका पर्यायवाची है, इस तरह का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, इस तरह का पर्यायवाची पूछते थे। लेकिन अभी के समय में ना कॉमा 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 कर करके ऑप्शन नंबर 1 में 3-4 कॉमा करके लगा देगा, बी में वैसे लगा देगा, सी में, डी में ऐसी, इस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं और साइंस में भी है दोस्तों। आ जाइए 10 नंबर दोस्तों, 10 नंबर यानी हम लोग हाफ पर पहुंच चुके हैं। आइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दोस्तों सही बताना है। अब हम गलत को छाड़ देते हैं, सही निकल जाएगा। कहता है कि नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है था। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि नायलॉन प्रथम जो था ये पूर्ण रूप से संश्लेषित, मतलब कि इसको निर्माण किया गया है, संश्लेषित किया गया, बनाया गया है। संश्लेषित का मतलब जिसे बनाया गया हो दोस्तों। तो नायलॉन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। जिस समय नायलॉन का जो कि खोज हुआ था दोस्तों, उस समय नायलॉन बनाए जाते थे, ना कि प्रकृति से प्राप्त होता था दोस्तों, बनाया जाता था। बिल्कुल सत्य। 2 नंबर कहता है कि वर्ष 1930 के दशक की शुरुआत नायलॉन का निर्माण कोयले एवं वायु से हुआ था। कोयले, जल एवं वायु से। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। 1930 के समय देखेंगे तो उस समय जो नायलॉन जो बनाया जाता था दोस्तों, वो बनाया जाता था जल से, कोयला से और दोस्तों वायु से बनाया जाता था। तो ये भी कथन सत्य है। 3 नंबर, नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ तथा हल्का था। बिल्कुल सत्य है दोस्तों। जब 1930 के दशक का जो नायलॉन को देखेंगे, उस समय बहुत ही नायलॉन जो था बहुत मजबूत था, बहुत ही मजबूत था, बहुत ही प्रत्यास्थ था और बहुत ही दोस्तों हल्का हुआ करता था। यानी हम कहेंगे कि तीनों स्टेटमेंट सही है, अर्थात इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। अब बात आता है एक से सवाल कुछ इस प्रकार है कि नायलॉन से हम सवाल करते हैं कि आपको हम बता चुके हैं कि नायलॉन 6 का जो बनता है दोस्तों, कैसे बनता है नायलॉन 6 कैसे बनता है, एक हम आपको बता देते हैं। नायलॉन 6 जो है ये कैप्रोलेक्टिक का बहुलक है। कैप्रोलेक्टिक ये हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। कैप्रोलेक्टिक का बहुलक है। कैप्रोलेक्टिक का बहुलक है। और नायलॉन 6 के बारे में ये आपको बताना है। नायलॉन 6 के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। आ जाइए दोस्तों 11 नंबर दोस्तों, आ जाइए, आइए 11, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यता होती है दोस्तों। अब ये पूछा है कि धातुओं के ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह कैसी होती है? अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, उदासीन होता है, अम्लीय तथा क्षारीय है, जिसको उभयधर्मी कहा जाता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि धातु के जितने भी ऑक्साइड होंगे दोस्तों वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बहुत से लोग लगा लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ये अधातु के ऑक्साइड क्षारीय। देखिए आप कैसे याद रखिएगा, देखिए अ से अधातु, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु, अ से अम्लीय। तो अम्लीय जो होगा दोस्तों वो अधातु का होगा। अ से अधातु, अ से अम्लीय, याद रख लीजिए, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अर्थात अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होंगे और धातु का ऑक्साइड क्षारीय। धातु का ऑक्साइड क्षारीय, जिसको मैच कर रहा है ना उसको मैच करा दीजिए, जो नहीं कर रहा उसको वही मार दीजिए। तो आई होप आप इसे समझ गए होंगे। यहां पर एक चीज आप और याद कीजिए कि ग्रुप 1 के एलिमेंट और ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों। ग्रुप 1 के एलिमेंट को मृदा धातु कहा जाता है। ग्रुप 1 के एलिमेंट को मृदा धातु कहा जाता है। उसी तरीके से ग्रुप 2 के एलिमेंट को क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है दोस्तों। क्षारीय मृदा धातु रट जाइए क्योंकि इससे हम सवाल लॉन्च करने वाले हैं दोस्तों, कभी ना कभी लॉन्च कर देंगे। आ जाइए दोस्तों 12 नंबर सवाल, 12 नंबर आ जाइए। मौत दोस्तों, मौत ये कीड़ा है। मौत और अन्य कीटों को भगाने के लिए
जो घर में पाए जाने वाले मॉथ पाया जाता है, अन्य कीट पाए जाते हैं दोस्तों। आप कमेंट करके बताइएगा कि मॉथ किसे कहा जाता है। बहुत से लोग गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे दोस्तों। तो मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो नफ्तलीन की गोलियां हैं दोस्तों, वो किससे प्राप्त की जाती है? नफ्तलीन की गोलियां किससे प्राप्त की जाती है? रट जाइए, कोलतार 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 दोस्तों, कि मॉथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली नफ्तलीन की जो गोलियां होती है दोस्तों, उसे कोलतार से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? कोलतार से। रट जाइए दोस्तों, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अब देखिए सीएनजी में, इसमें मीथेन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता दोस्तों? इसमें मीथेन पाया जाता है दोस्तों। आ जाइए अगला 13 नंबर दोस्तों, 13 नंबर। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? गलत चुनना है दोस्तों, कि बताना है कि कौन गलत है। सही नहीं है अर्थात गलत है। आ जाइए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। बिल्कुल दोस्तों, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इसे रट जाइए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आइए, तो निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है, इसका आंसर ये नहीं होगा क्योंकि ये सही है। गलत पूछा है, कहता है कि किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम का ताप ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। बिल्कुल सत्य है दोस्तों कि किसी भी माध्यम का ताप ये ध्वनि के प्रभाव को जो है कि ध्वनि की चाल को प्रभावित करता है। तीसरा, प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के सतह से प्रवर्तित होता है। बिल्कुल दोस्तों, पिछले ही क्लास में हम बता चुके हैं कि ध्वनि जो होता है जब किसी प्रवर्तक सतह से टकराता है और टकरा करके हमारे कानों तक जब वापस पहुंचता है दोस्तों, वापस लौटता है, तो उस तरह के ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। उस तरह के ध्वनि को कौन सा ध्वनि कहते हैं? प्रतिध्वनि। तो यह भी सत्य है, यानी कि प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव के सतह से प्रवर्तित होने पर हमारे कानों तक जो पहुंचती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं दोस्तों। आ जाइए, ऑप्शन नंबर डी कहते हैं कि प्रकाश तथा ध्वनि एक ही प्रकार का तरंग है। नहीं दोस्तों, प्रकाश जो है, प्रकाश को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश हमारा अनुप्रस्थ तरंग है दोस्तों, और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ध्वनि कैसा है? अनुदैर्घ्य तरंग है दोस्तों। रट जाइए इसको कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? ध्वनि जो है कि यांत्रिक तरंग है। ध्वनि जो है कि ध्वनि की चाल जो है दोस्तों वो प्रभावित होती है किसी भी माध्यम में। कांच में ले लीजिए, जो है कि हवा में ले लीजिए, निर्वात में ले लीजिए, ये प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या प्रवर्तक सतह से या द्रव से टकरा करके हमारी जो कानों तक पहुंचती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। यह भी सत्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है कि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। आ जाइए दोस्तों 14 नंबर सवाल। 14 नंबर, आइए दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे दोस्तों, और जो है कमेंट करेंगे दोस्तों। कमेंट करने से हौसला बढ़ता है और जो है कि आगे बढ़ते हैं। आ जाइए दोस्तों 14 नंबर, माइकोबैक्टीरियम इंडिकस। दोस्तों माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? अब दोस्तों ये कौन से रोग से संबंधित है इसको समझ लीजिए। अब देखिए इसमें बैक्टीरियम लगा है दोस्तों, तो ये जाहिर सी बात है कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है। बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग है, और ये दोस्तों कुष्ठ रोग है। कौन सा रोग है? कुष्ठ रोग। बहुत ही खतरनाक रोग है दोस्तों, ये चूहों द्वारा फैलता है। तो चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है कुष्ठ रोग है, जिसमें क्या होता है कि मांस सड़ सड़ कर गिरने लगते हैं, सड़ करके मांस गिरने लगते हैं। कहीं भी खुजला दीजिएगा ना, यहाँ का मांस हट जाएगा दोस्तों, हड्डी दिखने लगेगा। बहुत ही बेकार, बहुत ही खतरनाक बीमारी है ये कुष्ठ रोग। तो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन लिया जाता है। अगर इससे बचना है आपको माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन लेना होगा, तभी आप कुष्ठ रोग से बचेंगे, अन्यथा नहीं बचेंगे दोस्तों। आ जाइए, बाकी जो रहा हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, इन सभी के लिए किस वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए हम सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही, बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल। आ जाइए 15 नंबर दोस्तों, 15 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसको शुष्क बर्फ कहते हैं? दोस्तों इसको तो आप डायरेक्ट रट ही जाइए कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। बाकी के सब जो ऑप्शन है कि द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है, इन सभी के बारे में सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही। तो किसको शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसे रट जाइए और आप लिखेंगे ना कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आ जाइए 16 नंबर सवाल। 16 नंबर दोस्तों, 16 नंबर कहता है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही कोई वस्तु। दोस्तों कोई वस्तु है
जो स्वतंत्र रूप से गिर रही है, ना ही उसका स्पीड बढ़ रहा है और ना ही उसका स्पीड घट रहा है, मतलब कहेंगे कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, तो बताना है कि इसमें किसका उदाहरण है दोस्तों, किसका उदाहरण है, जो स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति जो है दोस्तों, ये किसका उदाहरण है, तो ये एक समान त्वरित गति का है, एक समान वेग का है, एक समान चाल का है, एक समान गतिज ऊर्जा का है। तो दोस्तों स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का एक समान त्वरण, एक समान दोस्तों त्वरण, एक समान त्वरण गति, त्वरित गति, एक समान त्वरित गति का उदाहरण है दोस्तों। इसका ऑप्शन चुन लीजिए, ऑप्शन नंबर 1। तो स्वतंत्र रूप से निर्वात में हो या कहीं भी हो तो कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु, उसकी जो गति होगी दोस्तों वो एक समान त्वरित गति होगी। आ जाइए दोस्तों 17 नंबर सवाल, 17 नंबर, ध्यान देंगे दोस्तों, 17 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आ जाइए, जल का अवशोषण। दोस्तों जल का जो अवशोषण होता है वो मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है वह है, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम पानी पीते हैं दोस्तों, तो वो भोजन में जाके मिलता है, उसके बाद भोजन से अलग कर करके कौन उसको खींच लेता है, ये पूछा है सवाल में। सिंपल समझिए, तो ये सवाल में पहला नंबर स्टेटमेंट, एक नंबर ऑप्शन कहता है कि आमाशय यानी स्टोमाटा। दोस्तों ध्यान दीजिए, पेट अगर जल के अवशोषण करने लगे, जल का अवशोषण अगर पेट करने लगेगी दोस्तों, आमाशय करने लगेगी दोस्तों, तो इसमें से भोजन पचेगा ही नहीं, क्योंकि 4 घंटे तक भोजन, पेट का 3 भाग है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक, जो कि 4 घंटे रोक के रहती है, जिसमें भोजन पचता है दोस्तों, टूटता है। अब कोई सूखा चीज रहेगा तो नहीं ना टूटेगा दोस्तों, इसलिए उसमें जल का होना जरूरी है। जब ये यहां से भोजन जो है कि टूट जाता है सरल पदार्थ में, उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी कहता है ग्रासिका। नहीं दोस्तों, क्या ये ऑसोफेगस में? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऑसोफेगस में होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी कहता है शुद्रांत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, हिंदी में इसे छोटी आंत कहते हैं। सवाल में दोस्तों याद रखिएगा कि छोटी आंत को शुद्रांत और बड़ी आंत को बृहदांत कहते हैं। ये सवाल पूछे जाते हैं, बृहदांत नाम दिया रहेगा और जो कि शुद्रांत नाम दिया रहेगा, और आप याद रखेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत। अगर अंग्रेजी ना देगा तो आप गलत मार के आ जाएंगे, इसीलिए आप रट जाइए इसे दोस्तों। तो समझिए फिलहाल के लिए कि इसमें जो जल का अवशोषण होता है दोस्तों, जल का अवशोषण जो है कि बड़ी आंत द्वारा होता है, अर्थात हम उसे कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बृहदांत्र के द्वारा जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है, भोजन का पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत जो है कि जल का अवशोषण कर लेता है, और छोटी आंत में ही जो भोजन है दोस्तों वो लैटरिंग अर्थात काइल का रूप ले चुका होता है, और बड़ी आंत में उससे जल को अवशोषण कर लिया जाता है, उसके बाद समाप्त हो जाता है। आ जाइए, आ जाइए, उसके बाद मलाशय द्वारा जो है कि वो बाहर निकल जाता है। आ जाइए दोस्तों 18 नंबर, 18 नंबर सवाल, ध्यान दीजिए, ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सवाल कहा क्या रहेगा। अगर सवाल आपको समझ में आ जाएगा ना दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन को छांटना शुरू कीजिए। जिस दिन आपको ऑप्शन छांटना आ जाएगा, मैं वादा करता हूं दोस्तों 3 महीना आप बने रहिएगा, आप ऑप्शन छांट कर बना लेंगे। आप देखेंगे कि ये सवाल है, अरे ये तो होगा ही नहीं, मतलब अर्थात ये होगा, इस तरह से बनाएंगे। आ जाइए, ओस्टवाल विधि। दोस्तों ओस्टवाल विधि द्वारा किस महत्वपूर्ण रसायन का उत्पादन किया जाता है? याद रखिएगा कि ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल, दोस्तों नाइट्रिक अम्ल, ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। आप एक चीज बताइए कि जब बिजली कड़कती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है। इसी से देखिए रिलेटेड था, इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब बिजली चमकती है, बिजली कड़कती है, तो उस समय किस गैस का उत्सर्जन होता है, किस गैस का उत्पादन होता है दोस्तों? तो उस समय जो गैस बनता है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्साइड। देखिए अमोनिया NH3, दोस्तों इसके बारे में हम बता चुके हैं कि अमोनिया को प्राप्त करते हैं हैबर विधि द्वारा, अमोनिया प्राप्त करते हैं हैबर विधि द्वारा। आपको बता चुके हैं कि क्लोरीन बनता है, क्लोरीन का बनाया जाता है दोस्तों डिकन प्रोसेस, डिकन विधि द्वारा, डिकन प्रोसेस के द्वारा। लेकिन आपसे सवाल यह है कि इसमें कैटेलिस्ट के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। एक सवाल है कि फ्राश प्रोसेस यानी कि फ्राश विधि से किसका उत्सर्जन, किसका उत्पादन किया जाता है दोस्तों? तो फ्राश विधि से रट जाइए गंधक। ये पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि फ्राश विधि से गंधक अर्थात सल्फर का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। एक समय ऐसा आएगा ना, आप चारों ऑप्शन आपको पता रहेगा, आप कहेंगे कि इसको तो हम चुटकियों में बना देंगे। आ जाइए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण है और क्लोरीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ जाइए, और आज का सेकंड लास्ट सवाल दोस्तों, सेकंड लास्ट, ध्यान देंगे। आ जाइए, सेकंड लास्ट,
देखते हैं क्या कहता है कि निम्न में किस घटना की व्याख्या न्यूटन के तीसरे नियम गति से के द्वारा नहीं की जा सकती है, नहीं की जा सकती न्यूटन के तीसरे नियम। सबसे पहले समझिए कि न्यूटन तीसरा नियम कहता क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब हम किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं दोस्तों, वो भी हम पर बल लगाता है। जब हम एक्शन लगाते हैं तो वो रिएक्शन देता है दोस्तों। तो याद रखिए, कहता है कि किस घटना का कारण जो है कि न्यूटन के तृतीय गति का पालन नहीं करता है। कहता है कि आदमी के जमीन पर टहलना, ये न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। जब हम चलते हैं दोस्तों तो दाब लगाते हैं, तो पृथ्वी पे हमारे पैर के ऊपर दाब लगाता है, लेकिन पता नहीं चलता है। आ जाइए कि तैराक का नदी में तैरना अथवा नाव खेना। जब हम नाव को हम डंडे से क्या करते हैं, खेते हैं दोस्तों, या तैरते हैं, तब पानी को हम बाहर इधर की ओर फेंकते हैं दोस्तों, फैलाते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये भी हमारा न्यूटन थर्ड लॉ, यानी कि नदी में तैरते समय न्यूटन थर्ड लॉ, नाव को चलाते समय न्यूटन थर्ड लॉ, आदमी को जमीन पर टहलते समय न्यूटन थर्ड लॉ, क्रिकेट बॉल को कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर करना, ये न्यूटन थर्ड लॉ को पालन नहीं करता है दोस्तों। ये क्रिकेट को बॉल को जो हम पीछे की ओर खींचते हैं दोस्तों, ये उसके स्पीड को कम करने के लिए, ताकि चोट कम लगे, ये इसके लिए नहीं दोस्तों। रॉकेट की गति दोस्तों, रॉकेट की गति न्यूटन थर्ड लॉ का कार्य करता है। जब ये पीछे की ओर दबाव लगाता है, प्रेशर देता है, बल देता है, तब जो है कि पृथ्वी भी इसको बल लगाता है, तब ये रॉकेट ऊपर की ओर उड़ती है। आ जाइए दोस्तों, आज का लास्ट सवाल और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, देख लीजिए। आ जाइए 20 नंबर दोस्तों, कहता है कि किनके द्वारा सर्वप्रथम दोस्तों इवोल्यूशन सिद्धांत दिया गया। दोस्तों सर्वप्रथम इवोल्यूशन सिद्धांत यानी विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? विकासवाद का जो सिद्धांत दिया है दोस्तों, इसे रटिए कि विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। किसने दिया है दोस्तों? विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क ने दिया। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। तो किनके द्वारा सर्वप्रथम विकासवाद अर्थात इवोल्यूशन का सिद्धांत दिया गया? लैमार्क। बात रहा डार्विन के लिए नेक्स्ट क्लास में सवाल को लॉन्च करेंगे दोस्तों कि डार्विन द्वारा जो है कि किसका जो है कि सिद्धांत दिया गया, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया। आप जो है कि अगर आपको पता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में इसके लिए सवाल को लॉन्च करेंगे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।